पीएम मोदी की गारंटी के साथ और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भाजपा ने 195 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तमाम सवालों के बीच जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बड़े पैमाने पर वर्तमान सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और नए चेहरों को उनकी जगह उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन भाजपा शीर्ष नेतृत्व का ज्यादातर पुराने चेहरों पर विश्वास या फिर यूं कहें कि अति विश्वास ही जारी की गई पहली लिस्ट में दिखा। हालांकि कुछ बड़बोले और हमेशा विवादों में रहने वाले नेताओं को इस बार पीएम मोदी माफ नहीं कर पाए। दो सांसद जिनमें गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने जहां उम्मीदवारों की घोषणा के पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था, वहीं लिस्ट जारी होने के बाद आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किए गए भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने बड़ी आसान भाषा में चुनाव न लड़ने की इच्छा जता दी और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। पहली लिस्ट में पार्टी ने 115 पुराने उम्मीदवारों के टिकट को बरकरार रखा है, जिसका मतलब है कि इस सूची में 60% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। कैंडिडेट की लिस्ट की घोषणा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पार्टी की पहली सूची में 28 महिला, अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। इस लिस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी इस सीट पर लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात के गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों की पहली सूची में बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं उन्हें भी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इन सांसदों में मनसुख मंडाविया वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के पोरबंदर से, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री राजस्थान के अलवर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मध्य प्रदेश के गुना से, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजकोट से, सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय शिपिंग मंत्री असम के डिब्रूगढ़ से और तिरुवनंतपुरम से प्रौद्योगिकी एवं सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य कई नाम शामिल हैं। 400 सीट अपने नाम करने का टारगेट रखने वाली बीजेपी ने अपनी पहली सूची में उन सीटों पर खासकर फोकस किया है जिसे पार्टी साल 2019 के चुनाव में हार गई थी। इतना ही नहीं, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जीती गई कुछ सीटों पर भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। उदाहरण के तौर पर राजधानी दिल्ली की सीटें ही देख लीजिए। बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन 5 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया है। पार्टी ने विवादास्पद नामों जैसे भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जयंत सिन्हा, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और परवेज सिंह वर्मा को भी हटा दिया है। बिधूड़ी वही सांसद हैं जिन्होंने साल 2023 में नए संसद भवन में संसद सत्र के दौरान दानिश अली के खिलाफ अपनी नफरत भरी सांप्रदायिक भाषण देकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जश्न मनाने वाली टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया था। दिल्ली सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा भी पिछले कुछ सालों में कई सांप्रदायिक बयान देकर विवादों में आ चुके हैं। वहीं हजारीबाग लोकसभा सीट से सांसद जयंत सिन्हा उस वक्त विवादों में फंस गए थे जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने और कुछ अन्य बीजेपी नेताओं ने झारखंड के रामगढ़ में मीट व्यापारी की लिंचिंग के आरोपियों की कानूनी फीस का भुगतान किया था। आरोपियों के जेल से बाहर आने पर वह उनका स्वागत करते हुए देखे गए थे। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में केवल 28 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है, जिसका मतलब साफ है कि सिर्फ 14% महिलाओं को ही मैदान में उतारा गया है।
इन 28 महिला प्रत्याशियों में बंगाल में 3 महिला कैंडिडेट हैं। इन तीनों में से एक है श्री रूपा मित्रा चौधरी, जो मालदा दक्षिण की कैंडिडेट है। दूसरी महिला प्रत्याशी हैं हुगली से लॉकेट चटर्जी और तीसरी प्रत्याशी हैं बोलपुर से प्रिया साहा। छत्तीसगढ़ से भी 3 महिलाओं को लोकसभा का टिकट दिया गया है। इनमें 3 महिलाएं कोरबा से सरोज पांडे, जांजगीर से कमलेश जांगड़े और महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी शामिल हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी है। इसके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटी को टिकट दिया गया है। इन्हें टिकट देने से ये संदेश बाहर जा रहा है कि बीजेपी अपने जनाधार वाले नेताओं का भी पूरा ख्याल रखती है। इन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों में से एक है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चौहान को विदिशा से मैदान में उतारा गया है। इस बात की भी चर्चा तेज है कि अगर इस बार भी पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो शिवराज को कोई बड़ा पद दिया जाएगा। ठीक इसी तरह त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव, त्रिपुरा वेस्ट और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने इसी लिस्ट में दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से टिकट दिया है। दुष्यंत राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 80 में से 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा यूपी के सांसदों को ही दोहराया गया है। जैसे मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी मैदान में उतरेंगी, गोरखपुर से रवि किशन को टिकट दिया गया है, अयोध्या से लल्लू सिंह प्रत्याशी होंगे, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और खीरी से अजय मिश्र टैनी पर विश्वास जताया गया है। इनके अलावा भी कई सांसदों पर पार्टी ने एक बार फिर से दांव खेला है। झारखंड में पार्टी ने पहली लिस्ट में कुल 14 में से 11 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची में 2 बड़े नेताओं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और सुदर्शन भगत का नाम नदारद है। इन दोनों की जगह नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। हालांकि इस राज्य में भी बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर पुराने चेहरों को ही मौका दिया है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मैदान में उतारा गया है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सिंहभूम से चुनाव लड़ेंगी। गीता हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं। रांची से संजय सेठ मैदान में उतरेंगे। राजमहल से ताला मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। राजस्थान की लिस्ट में 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस राज्य में 15 उम्मीदवारों में से 5 सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट कट गया है। राजस्थान के सबसे अहम सीटों में से एक कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि अलवर सीट से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया है। इस लिस्ट में ऐसे नेताओं को भी जगह दी गई है जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में थे। इनमें से एक उम्मीदवार हैं ज्योति मिर्धा। उन्हें जाट चेहरा बनाते हुए नागौर सीट से टिकट दिया गया है। इसी सीट पर साल 2019 में बीजेपी गठबंधन से हनुमान बेनीवाल सांसद रहे थे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उम्मीदवारों में एक नाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी है। पार्टी ने उन्हें आदिवासी चेहरे के तौर पर बांसवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है। महेंद्रजीत सिंह अशोक गहलोत सरकार में एक बार सांसद और मंत्री रह चुके हैं। पार्टी ने केंद्र सरकार के 2 राज्य मंत्रियों वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर को अट्टिंगल और तिरुवनंतपुरम से मैदान में उतार दिया है। तिरुवनंतपुरम से फिलहाल कांग्रेस नेता शशि थरूर सांसद हैं। अगर थरूर इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें चंद्रशेखर चुनौती देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में डॉक्टर माधवी लता कोमपेला को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस सीट पर इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब हैदराबाद से एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई महिला प्रत्याशी मैदान में उतरेगी। इस लिस्ट में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां की सीटों पर सारे पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर और गोवा।
ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि निर्वाचन आयोग इसी महीने के आखिर में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर देगी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें अपने नाम की थीं और इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अकेले 370 सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। इसके साथ साथ यूपी की शेष 29 सीटों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इन लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए के घटक दलों को लेकर कुछ बड़े चेहरों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की बची 29 सीटों को लेकर 6 मार्च को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि भाजपा यूपी में सहयोगी पार्टियों को 5 सीटें दे सकती है। इसके चलते भाजपा ने 5 सीट बिजनौर, बागपत, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, घोसी पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए। वहीं भाजपा ने विवादों वाली 3 सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसमें सुल्तानपुर, पीलीभीत और कैसरगंज सीटें शामिल हैं, जहां क्रमशः सिटिंग सांसद मेनका गांधी, वरुण गांधी और ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने बदायूं से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जहां से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा ने सपा के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के साथ कुछ वीआईपी सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की है। सोनिया गांधी की रायबरेली सीट अभी भी बची है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा रायबरेली से उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही भाजपा प्रत्याशी उतारेगी। वीआईपी सीट फिरोजाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, बदायूं, बरेली पर भी उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। पार्टी ने यूपी में 2019 लोकसभा चुनाव में हारी 14 में से 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हारी सीटों पर 4 नए चेहरों को मौका मिला है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री रह चुके कृपा शंकर सिंह इस बार जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। श्रावस्ती से साकेत मिश्र को टिकट मिला है, जो श्रावस्ती से एमएलसी और पीएम के प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्र के बेटे हैं। राम मंदिर की निर्माण इकाई के नृपेंद्र मिश्रा अध्यक्ष भी हैं। भाजपा ने अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बसपा से इस्तीफा दिया था। पार्टी ने नगीना लोकसभा सीट से नहटौर के विधायक ओम कुमार को टिकट दिया है। इन उम्मीदवारों के बीच एक मुस्लिम को टिकट देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। भाजपा ने केरल से मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम केरल के मल्लपुरम से चुनाव लड़ेंगे। तिरूर से आने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम भाजपा के सदस्य हैं। वे 2011 से 2015 तक कालीकट विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। उन्होंने साल 2019 में भाजपा ज्वाइन की थी। साल 2021 में वे मेमोम से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जब उन्हें वीसी बनाया गया था तब उनकी कांग्रेस में अच्छी पकड़ थी। वहीं दिल्ली से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया को सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के माध्यम से व्यक्त किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 30 साल से अधिक के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा चुनाव और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने बड़े अंतर से जीते और पार्टी, संगठन और राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापसी चाहता हूं। 50 साल पहले जब मैंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की इच्छा के साथ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में एमबीबीएस में प्रवेश लिया, तो मानव जाति की सेवा ही मेरा आदर्श वाक्य था। दिल से एक स्वयंसेवक बनकर मैं हमेशा कतार के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं इस तरह दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मानने वाला रहा हूँ। तत्कालीन आरएसएस नेतृत्व के आग्रह पर मैं चुनावी मैदान में आया। वे मुझे केवल इसलिए मना सके क्योंकि मेरे लिए राजनीति का मतलब हमारे 3 मुख्य शत्रुओं गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने का अवसर था। बिहार की राजधानी पटना में
महागठबंधन की बड़ी रैली जन विश्वास रैली हुई। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं, आपके पास परिवार नहीं है, आप हिंदू भी नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और उन्हें पलटू राम बताया। लालू यादव ने कहा, मोदी कोई चीज है क्या, ये आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, कहते हैं कि लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आपके पास परिवार नहीं है। आपकी माता जी का जब देहांत हो गया तो हर हिंदू अपनी माँ के शोक में बाल और दाढ़ी छिलवाता है, आप बताओ आपने क्यों नहीं छिलवाया। राम रहीम के बंदों में देश में नफरत फैला रहे हैं पीएम मोदी। ये सब अपने दरवाजा पर रखते थे बूथ को कि गरीब आवे नहीं और उनको उनके वोट को लूट लिया जाए। हमने ताकत दिया, लोगों को ताकत दिया। इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन, सबको बुलाया, यहाँ सबसे भाषण कराया और पूरा बिहार में ही नहीं देश भर में गरीबों को जो अधिकार दिया, मंडल कमीशन लागू कराया। इस मंडल कमीशन का नतीजा हुआ कि आज कोई भी जो अपने को बड़े आदमी कहते, गरीबों की तरफ आंख नहीं दिखाता, हिम्मत नहीं है। पहले तो चापाकल नहीं था, नल नहीं था, कुआं हुआ करता था, इनार जिसको बोलते। इनार पर सुनो ना भाई, इनार के ऊपर अगर कोई ऊंच जात के महिला पानी भरती थी और ये दबे कुचले लोग ये अगर कुआं में डाल दिया साथ में पानी में, तो उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। और कुआं में के पानी को शोध करके पानी को तब लोग लगते थे, से पानी फेंक देते थे। मंडल कमीशन का। वहीं तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही गांधी मैदान है, यहाँ राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था, याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार
आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी। हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी उन लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया? जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़े भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित आधारित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दोगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे, कैबिनेट में फाइल नहीं आने दे रहे। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबा करके रखे हैं, लेकिन कितना भी दबाएंगे, तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनका एक कथित अश्लील वीडियो सामने आया है और इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उपेंद्र रावत बाराबंकी से वर्तमान में सांसद भी हैं। उपेंद्र रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक एआई तकनीक द्वारा जनरेटेड है। इसकी एफआईआर मैंने दर्ज करा दी है। इसके संदर्भ में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि इसकी जांच करवाई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद सांसद प्रतिनिधि दिनेश चंद्र रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में वीडियो को फर्जी और एडिटेड बताया गया है। उपेंद्र सिंह रावत ने सुबह बयान जारी कर बताया था कि ये मेरा वीडियो नहीं है, ये एआई तकनीक पर बनाया गया है और इसमें मेरा चेहरा लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये 2022 और 2023 के सारे वीडियो हैं और मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये एआई तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, ये एआई तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए एफआईआर भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे।
वायरल वीडियो में महिला विदेशी बताई जा रही है। इस घटना के बाद लगातार बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत विपक्ष के निशाने पर थे। आपको बता दें कि उनके खिलाफ कांग्रेस के तनुज पुनिया चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिली है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष। अब देख रहे थे न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर।